आप जानते हैं कि भौतिकी के नियम पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है। कभी कभी नई समस्याओं का सामना करने पर विषयों की हमारी समझ को नवीनतम बनाने की आवश्यकता होती है। आइए और जानते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम कभी कभी क्यों काम नहीं करता और मैक्सवेल ने विस्थापन धारा का हल कैसे निकाला। क्या आपने कभी सोचा है कि एक परिपथ में धारा क्यों प्रवाहित होती है जिसमें एक संधारित्र एक एसी स्रोत से जुड़ा होता है, जबकि जब एसी स्रोत को बदल दिया जाता है डीसी स्रोत से तो कुछ समय बाद धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। इसे विस्थापन धारा के अध्ययन से समझा जा सकता है, जिसे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस विषय में हम विस्थापन धारा और एम्पियर मैक्सवेल नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, जो इस परिघटना की व्याख्या करते हैं। हम सीख चुके हैं कि विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। साथ ही समय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन क्या समय के साथ समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने भी यही तर्क दिया और इसे सत्य प्रमाणित किया। अवधारणा को समझने के लिए संधारित्र को आवेशित करने वाली प्रक्रिया पर विचार कीजिए। समय पर निर्भर चालन धारा IC के साथ जो एक तार में प्रवाहित हो रही है। एक समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच उपस्थित होता है। आइए हम एक बिंदु P पर धारावाही तार से R दूरी पर संधारित्र के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हुए ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। समीकरण 1। इस एक वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए त्रिज्या R के। पाश धारावाही तार के सापेक्ष सममित रूप से केंद्रित होता है और पाश का तल इसके लंबवत होता है। पाश का पृष्ठ S1 जो तार को प्रतिच्छेद करता है, उसमें से होकर गुजरने वाली धारा IC है और इस प्रकार एम्पियर के नियम का उपयोग बिंदु P पर सही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। सममिति से चुंबकीय क्षेत्र को वृत्ताकार पाश की परिधि 2πr के साथ निर्देशित किया जाता है और पाश के सभी बिंदुओं पर समान परिमाण होता है। यदि B क्षेत्र का परिमाण है तो बद्ध रैखिक समाकलन को वृत्ताकार पाश की परिधि के चारों ओर लेने पर हम प्राप्त करते हैं B टाइम्स 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट IC। B इज इक्वल टू म्यू नॉट IC अपॉन 2πr। समीकरण 2। आइए अब एक और गुब्बारे के आकार के पृष्ठ S2 पर विचार करते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। इस पृष्ठ S2 की संधारित्र की प्लेटों के बीच इसके तल के साथ समान परिसीमा होती है। ध्यान दीजिए कि यह पृष्ठ चालन धारा प्रवाहित करने वाले तार को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करता है। अब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए पृष्ठ S2 पर एम्पियर के नियम को लागू करने पर हम पाते हैं कि यह शून्य हो जाता है। इसका कारण ये है कि कोई चालन धारा S2 से प्रवाहित नहीं होती है और IC इज इक्वल टू 0 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। B टाइम्स 2πr इज इक्वल टू 0। B इज इक्वल टू 0। अब ये एक विरोधाभास की ओर ले जाता है, क्योंकि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ S1 के संदर्भ में निम्न प्रकार दिया गया है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट IC अपॉन 2πr और S2 के संदर्भ में शून्य है। इससे यह रहस्य उद्घाटन हुआ कि एम्पियर के नियम में कुछ लुप्त पद था और इसे संशोधित करने की आवश्यकता थी, ताकि कोई फर्क नहीं पड़े कि हम किस पृष्ठ का चयन करते हैं, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र समान होना चाहिए। यह लुप्त पद मैक्सवेल द्वारा दिया गया था और इसे विस्थापन धारा के रूप में जाना गया। लुप्त पद ज्ञात करने के लिए आइए हम एक बार फिर पृष्ठ S2 को देखते हैं। हम देख सकते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र इससे होकर गुजरता है।
यदि Q अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाले संधारित्र प्लेट पर कुल आवेश है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का परिमाण इस रूप में दिया जाता है: E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A। विद्युत क्षेत्र लंबवत है और क्षेत्रफल A पर समान परिमाण है। परिणाम स्वरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निम्नानुसार दिया जाता है। प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाता है। हम पृष्ठ S2 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई E की गणना निम्न प्रकार कर सकते हैं: फाई E इज इक्वल टू मॉड्यूलस वेक्टर E टाइम्स A, जो कि बराबर है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। समीकरण 3। अब यदि हम विचार करें कि संधारित्र पर आवेश Q समय के साथ परिवर्तित होता है, तो धारा IC जो संधारित्र को आवेशित करती है को IC इक्वल्स dQ अपॉन dt द्वारा दिया जाता है। पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर की गणना करने पर हमें निम्नलिखित समीकरण मिलते हैं। क्योंकि dQ बाय dt इज इक्वल टू IC, हम समीकरण 4 प्राप्त करते हैं। आइए हम अपने तर्क को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। P के मान में विसंगति को दूर करने के लिए बिंदु P पर पृष्ठों S1 और S2 या किसी अन्य एम्पियर पाश के लिए एक नया पद ID, जिसे विस्थापन धारा कहा जाता है, प्रस्तुत किया गया। मैक्सवेल ने प्रस्तावित किया कि एक समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र इस विस्थापन धारा का स्रोत होता है। इसीलिए ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d फाई E बाई dt। यह धारा काल्पनिक होती है क्योंकि यह आवेशों के प्रवाह के कारण उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि क्षेत्र में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण होती है। इस प्रकार कुल धारा I को चालन और विस्थापन धारा के योग के रूप में दिया जाता है। I इज इक्वल टू IC प्लस ID, जो कि बराबर है IC प्लस एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d फाई E अपॉन dt। संधारित्र की प्लेटों के बाहर हमारे पास केवल चालन धारा IC इज इक्वल टू I होती है और विस्थापन धारा शून्य होती है, ID इज इक्वल टू 0, जबकि संधारित्र के अंदर IC इज इक्वल टू 0 और ID इज इक्वल टू I होती है। लुप्त पद को एम्पियर के नियम में विरोधाभास को दूर करने के लिए जोड़ा गया था और एक नया समीकरण निम्नानुसार प्राप्त किया गया: लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d फाई E बाई dt। इसे एम्पियर मैक्सवेल नियम के रूप में जाना जाता है। ये बताता है कि कोई भी पृष्ठ जो बंद पाश परिमाप है से गुजरने वाली कुल धारा I चालन धारा और विस्थापन धारा का योग होती है। इस प्रकार एक आवेशित हो रहे संधारित्र के लिए संधारित्र की बाई प्लेट को देखते हुए धारा इसके एक तरफ प्रवेश करती है और दूसरी तरफ से उतने ही परिमाण में विस्थापन धारा निकलती है। स्पष्ट रूप से संधारित्र को आवेशित करने वाली चालन धारा और प्लेटों के बीच विस्थापन धारा का परिमाण समान होता है। अतः एम्पियर मैक्सवेल नियम का उपयोग करते हुए हम संधारित्र के बाहर बिंदु P पर समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं, चाहे हम कोई भी पृष्ठ चुनें। इसे इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा विस्थापन धारा की वास्तविकता को संधारित्र के आवेशित होने के दौरान प्लेटों के बीच के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करके सिद्ध किया गया था। यदि R वृत्ताकार संधारित्र के प्लेट की त्रिज्या है, तो अक्ष से R दूरी पर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न रूप में दिया जाता है:
B is equal to म्यू नॉट टाइम्स ID टाइम्स R अपॉन 2 पाई टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर, जहां R कम है कैपिटल R से। स्पष्ट रूप से अक्ष R इज इक्वल टू 0 पर B शून्य है और चुंबकीय प्रेरण के नियम को इस रूप में भी दर्शाया जा सकता है कि समय परिवर्ती विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके अलावा एक सममित समकक्ष के रूप में समय परिवर्ती विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है भी सत्य है। यह समरूपता विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को समय पर निर्भर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एक दूसरे को उत्पन्न करने की व्याख्या भी करती है। विस्थापन धारा की अवधारणा का उपयोग करके क्या अब आप इस बात का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं कि कुछ समय बाद परिपथ में धारा प्रवाहित होना क्यों बंद हो जाती है जब संधारित्र को डीसी स्रोत में जोड़ा जाता है? सारांश। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विस्थापन धारा की अवधारणा प्रस्तुत की। मैक्सवेल ने व्यापकीकरण किया कि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत केवल आवेशों के प्रवाह के कारण होने वाली चालन धारा नहीं है, बल्कि एक समय परिवर्ती क्षेत्र भी है जो समान प्रभाव उत्पन्न करता है। उन्होंने एम्पेयर मैक्सवेल नियम दिया। ये बताता है कि कोई भी पृष्ठ जो बंद पाश परिमाप है से गुजरने वाली कुल धारा I चालन धारा और विस्थापन धारा का योग होती है। एम्पेयर मैक्सवेल नियम इस प्रकार दिया जाता है: लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन d phi E अपॉन dt। विस्थापन धारा की अवधारणा समय पर निर्भर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की व्याख्या भी करती है जो एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। यह माइकल फैराडे थे जिन्होंने पहली बार प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग परिघटना का अनुमान लगाया था। मैक्सवेल ने बाद में अपने गणितीय रूप से इसे सही प्रमाण किया। मैक्सवेल विद्युत चुंबकत्व की हमारी समझ और समग्र रूप से इसकी कार्य प्रणाली को समझाने में अग्रणी थे। बाद में और विद्युत चुंबकीय तरंगों पर निष्कर्ष ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के लिए प्रेरित किया। एक दिलचस्प प्रश्न जिस पर हम अपने आगामी सत्रों में चर्चा करेंगे है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं?